बिल्कुल मैडम, एक साल की पूरी मेहनत, 1 साल 1.5 साल की मेहनत लगती है, उसके बाद आपका पेपर लीक हो जाए और फिर धर्मेंद्र प्रधान जैसा नकारा आदमी आके ये बोले कि भाई आप जो है हम अब फीस नहीं लेंगे। अरे ऐसा है, शिक्षित सरकार की बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन सरकार के मंत्री जो है अगर वही काबिल नहीं रहेंगे, आप 7वीं फेल सम्राट चौधरी सीएम बन गए, कैसे आप उस देश का वो बिहार को आप सुधार करेंगे? तो ये मैं मानता हूँ कि सीबीएसई के लिए जो इसमें जिम्मेदार हैं उसको सरकार इस पे काम करे और उनकी मान्यता को रद्द करे। सीबीएसई अच्छा एक और चीज़ हो रहा है, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, सुदूर जहाँ पे थोड़े भी पैसे मिल रहे सीबीएसई वो अपना वो दिए जा रहे हैं, एफिलिएशन दिए जा रहा है, तो वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हर चौथा स्कूल जो है सीबीएसई का है। के बगल का देश चाइना में एक वहाँ का जो लोकल एक एग्जामिनेशन तो कोडांग कुछ का नाम है, उसमें 1-1 करोड़ बच्चे बैठते हैं। सुरक्षा व्यवस्था इतना पुख्ता होता है कि वहाँ कोई लीक आज तक नहीं हुआ है। यहाँ तो हर तीसरा पेपर लीक हो जा रहा है। क्या सरकार में बैठे लोग अपनी अपने विभाग को संभालने में असक्षम हैं? हाँ बिल्कुल, ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देश में इस वक्त कह सकते हैं कि छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि सोचिए कि जो आने वाला भविष्य है उनके वर्तमान में कभी नीट के बच्चों के साथ जो है वो एक खिलवाड़ किया जाता है, जहां पर 180 में से 140 पेपर के जो क्वेश्चंस है वो मैच कर जाते हैं। कभी जो है सीबीएसई लगभग 5 लाख बच्चों की कॉपी जो है गलत तरीके से चेक इन करता है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़ा बताता है। जो आंकड़े 10 से 12 हज़ार के होते थे कॉपी रीचेकिंग के, वो इस बार 5 लाख से ऊपर गए हैं। इसका साफ अर्थ है कि सीबीएसई से अब लोगों का भरोसा उठ रहा है। ये वही सीबीएसई है जो दावा करती है कि हम बच्चों को फेल करने में विश्वास नहीं रखते, हम स्टेप मार्किंग भी करते हैं, लेकिन इस बार की कॉपी चेकिंग ने सब कुछ पलट कर रख दिया है। ओएसएम की बात करें, यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग जो होती है, उस सिस्टम पर पूरी तरीके से सवाल उठाया गया है। अब आज की अगर बात करें हम, तो सीयूईटी के एग्जाम्स में भी डिले किया गया। कहा गया कि टेक्निकल टीम की ओर से जो है ये गड़बड़ी हुई थी और टेक्निकल दिक्कतों के कारण इस एग्जाम को डिले करना पड़ा, लेकिन हम छात्रों को पूरा समय देंगे। अब सवाल ये है कि बच्चे किस परीक्षा पर भरोसा करें? क्या 10th 12th के बच्चे सेफ हैं? क्या नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे अपने भविष्य को लेकर सेफ हैं, या सीयूईटी देने वाले बच्चे? इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील सूरज जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सूरज जी, जो रिजल्ट जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं एग्जाम्स को लेकर के, जो दिक्कतें बच्चों को झेलनी पड़ रही है, ये किस तरीके से देखते हैं आप? जी, ये मैडम बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सिस्टम, सरकार और सारी चीज़ें एक तरीके से फेल्योर रही है हर चीज़ में। ऑनरेबल जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे कल यानी 29 तारीख को जब लास्ट वर्किंग डे था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नंबर 7 में इसी मैटर को लेकर के जो पेपर जो लीक हुआ था नीट पीजी का, यूजी और पीजी दोनों के, तो उस लीकेज को लेकर के भी रिट पिटीशन पड़ी थी। उसकी सुनवाई करते हुए सरकार की तरफ से बहुत फटकार लगी। मतलब जो तुषार मेहता अपीयर होते थे सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये मेरे ऑटमोस्ट प्रायोरिटी में है, इसको हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कहा कि नहीं, ये आप हर बार 24 में भी हो रहा है, 26 में भी हो रहा है, 22 लाख बच्चे वो हैं मतलब अफेक्टेड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आपको एक मैकेनिज्म देखिए। और उन्होंने ये कहा कि आप यूपीएससी से सीखिए। सबसे बड़ी बात, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ भी 10-12 लाख बच्चे एक साथ बैठते हैं आईएएस का पेपर देने के लिए, वहाँ कभी मतलब वो नहीं हुआ, मतलब लीकेज नहीं होता पेपर का। आपका पेपर क्यों ऐसा हो रहा है कि नीट पीजी में सारी चीज़ें हो रही है? तो उसको लेकर के तुषार मेहता ने फिलहाल बात को ठीक करने की उन्होंने अंडरटेकिंग ली है कि इसको मैं जल्दी से जल्दी सुधारता हूँ। मेरा मानना है कि इस मामले में चाहे धर्मेंद्र प्रधान की गलती हो, सरकार की गलती, जो भी है, क्वेश्चन जो भी सर, इससे देखिए आपके बगल का देश चाइना में एक वहाँ का जो लोकल एक एग्जामिनेशन तो कोडांग कुछ का नाम है, उसमें 1-1 करोड़ बच्चे बैठते हैं। सुरक्षा व्यवस्था इतना पुख्ता होता है कि वहाँ कोई लीक आज तक नहीं हुआ है। यहाँ तो हर तीसरा पेपर लीक हो जा रहा है। यहाँ तो समझिए कि पेपर लीक होने का 3-4 सिलेक्शन का 5 प्रोसेस हो गया। पीटी, मेंस, इंटरव्यू, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। टेक्निकली देखें तो पहले कुछ ना कुछ कदाचार होता है, मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, फिर मामला हाईकोर्ट से लोग असंतुष्ट होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होती है। और ये फिर जब सीबीएसई बनाई, ये सीबीएसई सबसे बड़ा गड़बड़ झाला सीबीएसई कर रहा है। अभी जैसे ओएसएम की बात आप कर रही थी, बिल्कुल इसमें ऐसे ऐसे पेपर, स्कैंड पेपर आए हैं जो ब्लर हैं, वो टीचर भी नहीं पढ़ने में आ रहा, जो वो कर रिवैल्यूएशन के लिए जो टीचर जो चेक कर रहे हैं, अंदाजे पे मार्किंग कर रहे हैं, जो बच्चे अनसेटिस्फाइड हैं। जो 10-12 हज़ार बच्चे होते थे, इस बार 5 लाख बच्चे हैं। समझिए कि 200 गुना से 208 गुना % ज्यादा इस बार मतलब बढ़ोतरी हुई है। लोग अनसेटिस्फाइड
सेटिस्फाइड हैं, कहीं टीचर भी अंदाजे नौकर वो कर रहे, बच्चे भी बस मार्किंग किसी भी तरीके से की गई। तो मैं मानता हूँ कि इसको लेकर के सरकार को एक जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और इसमें जो जो लोग शामिल हैं, चाहे CBSE को हो, ICSE को हो, चाहे नेट PG के लिए, चाहे NTA हो, उसको आप एक पनिशमेंट अलग से लॉ। मैं मानता हूँ कि अभी जो भारत में लॉ है वो प्रॉपर या परफेक्ट नहीं है उसको अकाउंटेबल के लिए, क्योंकि सारे अवेलेबल नॉन अवेलेबल सेक्शंस हैं, बेल हर किसी में मिली जानी है, फिर ये होता है केस आए दिन चलता रहता है, कुछ होता नहीं है। इसके लिए आपको एग्जांपल सेट करना है। जैसे नॉर्थ कोरिया में, आपको पिछली बार बताऊं, मैं नहीं चाहता नॉर्थ कोरिया की तरह हो। नॉर्थ कोरिया में पिछले 2024 में बाढ़ आई। किम जोंग उंग ने जो जिनके एरिया में बाढ़ आई और जो सरकारी अफसर सबको मौत के घाट उतार दिया। मैं नहीं चाहता इतना हार्डफुल, लेकिन आपको कुछ इस तरीके का एक रिगरस पनिशमेंट देना ही पड़ेगी जो आपको वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करेगा। भारत में रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस है, यानी यह है कि जो क्राइम कर दिया जी उसको रिफॉर्मेशन का मौका हो। यही सबसे बड़ा गड़बड़ मेरे को मानता हूँ। इतने दिन की वकालत के बाद मैं ये बात पे मेरा अंडरस्टैंडिंग है, इस बात को मैं कंक्लूजन पे हूँ कि रिफॉर्मेटिव जैसे हम आपको किसी को रिफॉर्म करने का वो करते हैं कि उम्मीद करते हैं, ऐसा करते हैं, और वो हैबिचुअल है, दे आर हैबिचुअल करप्ट पीपल, वो आप उम्मीद नहीं है। उनको पनिशमेंट हार्श दीजिए, नॉन अवेलेबल सेक्शन में उनको बुक करिए और उनके NSA से लगे जो गंभीर धाराएं हैं उसमें डालिए, तब तक कि जब तक कि वो उदाहरण नज़ीर नहीं सेट होगा तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और अभी जो लॉ है वो बड़ी सफिशिएंट नहीं। तो ये मैं मानता हूँ कि CBSE के लिए जो इसमें जिम्मेदार हैं उसको सरकार इस पे काम करे और उनकी मान्यता को रद्द करे। CBSE, अच्छा एक और चीज़ हो रहा है, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, सुदूर जहाँ पे थोड़े भी पैसे मिल रहे CBSE वो अपना वो दिए जा रहे हैं, एफिलिएशन दिए जा रहा है, तो वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हर चौथा स्कूल जो है CBSE का है, तो CBSE उतना उसके पास मैकेनिज्म नहीं है। अभी मैं देख रहा था परसों की बात, बच्चे यही पेपर दे रहे थे और वहाँ पे कोई किसी का सिस्टम नहीं ओपन हो रहा है, किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दी जा रही, किसी को पहले टाइम पेपर्स करा ले जा रहा है। ये मैं मानता हूँ बहुत इरेगुलरिटीज़ हैं। इसको लेकर के बहुत सारे कड़े कानून बनने चाहिए, और कड़े कानून बनने से भी नहीं होगा, कड़े कानून का पालन करवाना होगा। तो सबको नॉन अवेलेबल सेक्शन करना होगा ताकि बेल ना मिले, और मिनिमम सजा आपको रखनी ही रखनी पड़ेगी। चलो आप अगर इसमें गए तो आपको कम से कम 2, 2.5 साल 3 साल जेल में रहना पड़ेगा तभी हो। यहाँ क्या हो रहा है, आदमी मर्डर करके भी जा रहा है 6 महीने 2 महीने 4 महीने में बेल पा जा रहा है, तो इसलिए मन बढ़ जाता है सबका। तो ये लगता है कि कानून जो है वो पूरी तरीके से फेल हो रहा है। बिल्कुल फेल हो रहा है। मैं बिल्कुल ऑन कैमरा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ कि कानून पर्याप्त ही नहीं है। फेल तो होगा ही, कानून पर्याप्त नहीं, और जो कानून है उसको लागू करने के लिए हमारे पास एजेंसीज बहुत नहीं। एजेंसी देखिए, पुलिस वाले ऐसे ही करप्ट बैठे हैं, जो CBI और वो सब चीज़ें मैनेज ही होती है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही तरीके, अभी देखिए आप देखा, विकास यादव नाम का एक पुलिस वाला है यहाँ पे द्वारका सेक्टर की तरफ था, नारकोटिक डिपार्टमेंट, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो क्या आप उस उम्मीद करेंगे कोई नारकोटिक का दावा करेगा जब वो खुद पैसा लेके चीज़ों को मैनेज कर रहा। तो मैं मानता हूँ कि पुलिस रिफॉर्म भी बहुत ज़रूरी है। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जो कि प्रकाश सिंह यूपी के DGP थे, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कई रिट पिटीशन लगाई, सारा कुछ। उनका कहना है कि 1860 से पुलिस एक्ट है, और अभी भी अगर आप देखें तो मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कि भारत के लोकतांत्रिक विकास में अगर कोई एक चीज़ बाधा है तो वो मानता हूँ एक पॉलिटिशियन और एक पुलिस डिपार्टमेंट। जब तक ये दोनों का आप मेजर रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आप समझिए ना। अभी यूपी में एक उदाहरण लेता हूँ, परसों का उदाहरण, यूपी में एक महिला दरोगा के साथ रेप हुआ। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, उनके साथ रेप हुआ। किसी महिला के साथ कुछ छोटी सी भी घटना नहीं घटनी चाहिए। वहाँ उनके ही मतलब यूपी के ही दूसरे जहाँ पर रेप हुआ उस थाने में जा रहे दरोगा कह रहा रेप का सबूत, तो अब रेप का कैसे सबूत देंगे वो? तो बड़ा सवाल ये कि आप बहुत कहना वो चीज़ है, पुलिस सबसे लोकतंत्र का अगर विकास की एक कोई बाधा है वो है पुलिस। जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे तो मैं मानता हूँ कि उस चीज वो आपका नहीं होगा। बहुत बड़े पैमाने पे मैं उसकी सुधार की जरूरत है। एक शब्द सर बड़ा चर्चा में आया कुछ सालों में कि हमारा देश जो है वो विश्व गुरु हो गया है, और विश्व गुरु मतलब जो देश है वहाँ पर मतलब 10 सालों में लगभग 90 पेपर लीक हो जाते हैं। विश्व गुरु देश जो है उसमें जो है नीट के बच्चे आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल मैडम, एक साल की पूरी मेहनत, 1 साल 1.5 साल की मेहनत लगती है, उसके बाद आपका पेपर लीक हो जाए और फिर धर्मेंद्र प्रधान जैसा नकारा आदमी आके ये बोले कि भाई आप जो है हम अब फीस नहीं लेंगे। अरे गलती आपके पार्टी की है, फीस कैसे नहीं दोगे? और आपको जिम्मेदारी लेते हुए, जैसे एक टाइम था भारतीय लोकतंत्र में, एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ, जो लाल बहादुर शास्त्री साहब थे दिवंगत प्रधानमंत्री, जो बाद में उनको किस साजिश के तहत मार दिया गया, वो उस टाइम रेल मंत्री हुआ, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो कर दी थी। और यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान जब से आए केवल लीक का ही सिलसिला रुक नहीं रहा। और आप ये बंदा जहाँ भी आए, पेट्रोलियम मंत्री रहा या जहाँ भी रहा, वो हर जगह ही कुछ ना कुछ गड़बड़ रहा। मैं मानता हूँ कि इसमें बड़े पैमाने पे मोदी जी और अमित शाह क्या व्यवस्था है कि उसको रखे हैं। मैं मानता हूँ कि ये आदमी राजमंत्री लायक नहीं, इनको तो पेट्रोलियम मंत्री और शिक्षा मंत्री जैसा ओहदा देना बहुत ही गलती है। और इसमें सरकार विश्वगुरु जो है मैडम,
वो कहने की बातें हैं। अभी हम विश्वगुरु है नहीं, या आप अपने को तसल्ली दे दें। मैं तो 5% भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम विश्वगुरु की तरफ जा रहे हैं। एक शब्द जो बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है ना कि भाई अब जो है देश में एक शिक्षित सरकार की आवश्यकता है जो शिक्षा को संभाल सके, क्योंकि अभी की सरकार शिक्षा नहीं संभाल पा रही। ऐसा है, शिक्षित सरकार की बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन सरकार के मंत्री जो है अगर वही काबिल नहीं रहेंगे, आप 7वीं फेल सम्राट चौधरी सीएम बन गए, कैसे आप उस देश का वो बिहार को आप सुधार करेंगे? बात यह है कि सरकार बिल्कुल ये आवश्यकता है, कहने और होने में बहुत फर्क है। मैं मानता हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी हो, और सरकार को, प्रधानमंत्री जी को इसको लेकर के गहन कैबिनेट, देखिए सीधी सी बात है, अगर आपका देश का युवा जिसको आप विश्वगुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं, वो नीट की परीक्षा से 18 से 20 लोग सुसाइड कर चुके अलग अलग एरिया में भारत के, वो हो जा रहा है और आपके पेपर लीक हो जा रहा है। मैं मानता हूँ कि आपके सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है, और अगर आप इसको समय रहते, एक होती है कि गलतियाँ होती हैं, हर किसी से ह्यूमन एरर पॉसिबल है, आप उसको ठीक करने के लिए क्या क्या मेजरमेंट्स अपनाते हैं, ये बड़ी बात। आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे, आप केवल जो है बयानबाजी कर रहे हैं। अभी इसी CBSE वाले पे धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि इसमें एक्चुअल लोग नहीं है, एक्चुअल लोग कम ही होंगे, 20% है। बहुत कितना गैर जिम्मेदार ना कथन है ये। आप सोचिए कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, किसी एंगल से आपको शिक्षा मंत्री लगता है? मेरे को तो नहीं लगता। मैं अपने यहाँ उनको चपरासी ना रखूँ। बात यह है कि आप काबिलियत वाली बात तो रखिए। समस्या यह है कि आपसे गलती हुई, टेक योर फॉल्ट, आप एडमिट योर फॉल्ट और उसको ठीक करिए। तो मैं मानता हूं कि चीज़ें को तरीके से होनी चाहिए। लेकिन अभी अगर आप अभी इस टाइम एयर पोल्यूशन अगर पूछें कि 2024 के नेट के बाद अभी 26 में हुआ, हर दूसरे साल तो आपका लीक हो जा रहा है। अब क्या विश्वगुरु बनेंगे? किसको झुठला रहे हैं? सरकार मेरे को लगा शिक्षा वाले एंगल पे तो बहुत फेल है, किसी और एंगल पे तो पता नहीं। विदेश नीति पे भी अभी फेल ही चल रही है। हम कभी अमेरिका की तरफ जाते हैं, कभी रशिया की तरफ जाते हैं। तो मैं थोड़ा इस मामले में भी डाबाडोल ही है भारत की स्थिति अभी देख रहा हूँ। मोदी जी कहना और मोदी जी के और मंत्री के करनी में फ़र्क है। मैं मानता हूँ शिक्षा वाले एंगल पे हम बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं। अलग अलग जिम्मेदारियों का आपने जिक्र किया। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ठीक है दोबारा एग्जाम करा लेंगे। वित्त मंत्री कहती हैं कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती इसलिए मुझे महंगाई का आइडिया नहीं है। दूसरे मंत्री कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। क्या सरकार में बैठे लोग अपनी अपनी विभाग को संभालने में असक्षम हैं? हाँ बिल्कुल, ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपका क्वेश्चन का जवाब ये है कि अगर वित्त मंत्री ये कह रही हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है, वर्ल्ड शेयर जिम्मेदारी ले बिल्कुल वित्त मंत्री लेंगी। वित्त मंत्री को समझना पड़ेगा और महंगाई आपके कंट्रोल में है। और आप RBI से बात कर, RBI ने अभी आपको 2.7 बिलियन आपको रुपए जो है रिलीज किया आपको बचाने के लिए, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप वित्त मंत्री इस तरीके कह रही है तो गैर जिम्मेदार ना है और कुछ ना करे। वित्त मंत्री अपने हस्बैंड की सुन लें। वित्त मंत्री के जो हस्बैंड हैं बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, उनके हस्बैंड बहुत क्रिटिकल रहते हैं मोदी गवर्नमेंट को लेकर। अगर वो अपने हस्बैंड की भी सुनते हैं, कुछ देखिए सीधी सी बात है, डिसेंट होना गलत नहीं है। डिसेंट होता, हम भी कई इशू पे हम अपने कई लोगों से डिसेंट होते हैं कि भाई ओपिनियन सबका अपना अलग है, तो एटलीस्ट अगर कोई सामने वाला आपका अपोजिट ही हो और वो सही बात करे तो सुनने में बुराई क्या है, गुरेज क्या है आपको? मैं मानता हूँ कि निर्मला सीतारमण भी वित्त मंत्री के, मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। और इससे पहले वो गोयल साहब थे, जो भी नाम था उनका, वो और खतरनाक थी मामला। तो मैं मानता हूं कि चीज़ों को लेकर के सरकार में जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। जिसको जो अलॉटमेंट है वो छोड़ के सब कुछ कर रहा है। वो अपना डिपार्टमेंट से नहीं संभाल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान हो चाहे निर्मला सीतारमण हो, इन लोगों से अपना काम नहीं हो रहा है। जो एक दो डिपार्टमेंट है, जयशंकर मान लीजिए विदेश मंत्रालय थोड़ा ठीक ठाक संभाल रहे हैं, और NHI में नितिन गडकरी साहब है वो संभाल रहे हैं। बाकी मुझे अभी एट प्रेजेंट अगर आप पूछें तो मुझे जो करंट गवर्नमेंट में बहुत सक्सेसफुल नेता नहीं दिखते हैं मुझे। अंतिम सवाल लूँगी, NTA को लेकर के आपको क्या लगता है? क्योंकि NTA ने जो है नीट की जिम्मेदारी ली नहीं। अब जो है वो कह रहे हैं कि CUET को लेकर भी कि तकनीकी इशू थी, हम बच्चों को अधिक समय दे देंगे। ये हो जाता है कभी। ये जिम्मेदारी से भागने वाली बात है, और मैं मानता हूं कि NTA की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए और NTA का रद्द होना चाहिए, लाइसेंस रद्द होना चाहिए उनको पेपर, क्योंकि NTA जब से आया है, अगर आप NTA का पूरा पैटर्न देखें तो NTA जब से टेकअप किया है, पहले धीरे धीरे पेपर सारे लिए, अब उसका एक छत्रराज हो गया। आप हमेशा ध्यान रखिए, मोनोपोली होगी तो इस तरह की गड़बड़ होगी। और आपने देख लिया, मैं आपको इंडिगो वाला फ्लैट इशू था, एविएशन सेक्टर में आपका इंडिगो का इशू था, आपने एविएशन मिनिस्ट्री ने कुछ इशू किया गाइडलाइंस, और वो DGCA ने उसको लेकर के इशू था। आपको मार्केट में बराबर का कंपटीशन बना के रखना होगा। इसीलिए देखिए चाइना में 80 या 82 एयरलाइंस है, आपके यहाँ कुल मिला के 4-5 है, जिसमें 80% इंडिगो का है। मैं को इतना वो एविएशन से तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि इस बार में पेपर सेट कराने में भी जो है NTA का बहुत ज़्यादा जो है वो है डोमिनेंस है, उसको प्राइवेट पार्टी में और करना चाहिए। NTA अपनी जिम्मेदारी, NTA भी क्या कर रहा है,
जहाँ जहाँ पेपर अलॉट होता हुआ कहीं पे कंप्यूटर नहीं ठीक से चल रहा है, कहीं पे उसके माउस नहीं काम कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और सारी जिम्मेदारी एनटीए को ना देकर के आप बांटिए जिम्मेदारी। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं बांटेंगे चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और मेरा मानना है कि और भी बाजार में जितने भी पेपर कराने वाले जो संस्थाएं हैं उनको भी आप दीजिए, तभी होगा। और जो एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर कोई पेपर गड़बड़ हुआ तो उसको लेकर के आप ब्लैकलिस्ट करिए। और उनकी सब्सिडरी कंपनी भी, अगर कई बार होता है लोग सेल कंपनी जो बना लेते हैं इस तरह के, तो वो चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए एनटीए को लेकर के। और मेरा मानना है कि एनटीए को बड़ी पैमाने पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरीके से चीज़ें अगर होंगी तो शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमरा जाएगी और उसके लिए जिम्मेदारी जो है सरकार को तो लेनी पड़ेगी। और सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कुछ ऑफिसर को और कुछ संस्थान को तो अभी आप बर्खास्त करना और ब्लैकलिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष के आरोपों को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो अब सड़कों पे उतर रहे हैं, एनएसयूआई का संगठन हो या आईवाईसी? विपक्ष का आरोप, मैं मानता हूँ विपक्ष बिल्कुल सड़क पर उतरे, जरूरी है सड़क पर उतरे, कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का घर जरूर घेरे। मैं मानता हूँ कि सारे जनजी से, दिल्ली के जनजी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप धर्मेंद्र प्रधान को जरूर घेरें। कारण क्या है कि जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात, और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो कह रहे हैं वो उनकी बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। विपक्ष का शैडो कैबिनेट को माना जाता है, और जनजी ने कहा विपक्ष का रोल शैडो कैबिनेट की तरह होनी चाहिए। बस ये जो विरोध है या जो बातचीत है वो कंस्ट्रक्टिव वे में हो। ऐसा ना हो पता चला आप यहाँ पे विरोध शिक्षा कर रहे हैं, वहाँ पता चला वहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे, कि वो चीज़ ना हो। इंटीग्रिटी के साथ आप कंस्ट्रक्टिव विरोध करिए, कंस्ट्रक्टिव घेराव करिए। हम भी आपके सपोर्ट, हम तो खुद कह रहे हैं कि आप रोड पे उतरिए, लोगों को करिए। क्योंकि जब तक आप सरकार को नहीं करेंगे, चेताएंगे, भगत सिंह की तरह आप जब तक नहीं चेताएंगे तब तक सरकार, ये तो होता ही रहेगा। हर बारी पेपर लीक होता है। मैंने कहा ना, पेपर लीक, पेपर आजकल जॉब लेना, पेपर लेना 3-5 कैटेगरी हो गया। प्री दीजिए, मेंस दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर कोई ना कोई उसमें हर जगह, चाहे यूपी पीसीएस देख लीजिए, बहाली सर्विस मैटर, हम तो सर्विस वकील है, सर्विस मैटर भी देखते हैं, यूपी से लेकर बिहार तक हर वैकेंसी में घोटाला होता है। तो फिर मामला हाईकोर्ट जाता है, रिट पिटीशन, फिर हाईकोर्ट से लोग असंतुष्ट होते, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होता रहता है, सालों साल लग जाते हैं, फिर रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन चलता रहता है। उस मामले में जो विद्यार्थी, उसका तो करियर खत्म हुआ। मैं मानता हूँ कि इस पर विपक्ष को बिल्कुल धरना देना चाहिए और विपक्ष को रोल तरीके से काम हो। और बस ध्यान रहे वही कि देश की एकता, अखंडता मेंटेन रहे और चीज़ें लोगों की जिम्मेदारी तय हो। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक चीज़ें जो है गड़बड़ रहे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना अब जो है जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, सरकार की ओर से अभी तक कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली गई है। धर्मेंद्र प्रधान रह कर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो ये चेता रहा है कि शिक्षा मंत्रालय में अब मंत्री को बदलने की आवश्यकता है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सडन न्यूज़।